वैगनर चीफ प्रिगोजिन ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, सुनिए एक बार। Если ЧВК «Вагнер» сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация. Понятно, что фронт посыпется для российских границ, может быть и дальше посыпется. В общем, ситуация будет не сладкая для вообще всех формирований военизированных, которые защищают интересы России. А для ЧВК «Вагнер» будет следующая история. ЧВК «Вагнер» отступила от Бахмута, и в истории останется следующая формулировка. जिसको आप अभी सुन रहे थे वो वैगनर चीफ प्रिगोजिन थे। अब उन्होंने कहा क्या वो हम आपको बताते हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने और क्या कहा है, क्या दावे किए, ये बात आपको समझनी होगी। युद्ध बेहद जरूरी है, पुतिन की मजबूरी है। रूस ने युद्ध छोड़ा तो हालात बेहद खराब हो जाएंगे, ये प्रिगोजिन की तरफ से कहा गया। और क्या कहा गया कि अगर रूस पीछे हटा तो यूक्रेन और नेटो हमलावर हो जाएंगे, यानी एग्रेसिव हो जाएंगे रूस की ओर। साथ ही युद्ध की हर रेड लाइन को क्रॉस करेंगे यूक्रेन और नेटो, ये कह दिया गया है। बात यहां पर नहीं थमती है। रूस की क्रीमिया वापस लेने की लड़ाई यूक्रेन यहां पर लड़ता नजर आएगा और 2014 से पहले की हर टेरिटरी को यूक्रेन वापस लेगा, ये बात यहां पर की जा रही है। और इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सिवाच, आपने भी देखा जो यहां पर रिपोर्ट बताई प्रिगोजिन की तरफ से, क्या कुछ कहा गया वैगनर आर्मी के चीफ कि ये युद्ध पुतिन की मजबूरी बन गया है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है हिमांशु, जो वैगनर चीफ ने बोला है वो सच्चाई है कि उसने कहा है, दो बातें बोली हैं। एक तो उसने बैकफुट के बारे में बोला है कि जहां बैकफुट में अभी हैं वहां से अगर रूस की फौज पीछे हटती है क्योंकि उनके पास अम्यूनिशन की कमी है, तो फिर ये फ्रंट लाइन जिस पे अभी खड़ा हुआ रूस, वहां पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो वो ये बार बार बात कर रहे हैं कि हमें अम्यूनिशन चाहिए और हम बखमुट जाग जीतने के कगार पे हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें फ्रंट लाइन नहीं तो क्लैप्स हो जाएगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जो बड़ा एंगल है, क्या अगर रूस पीछे हटता है तो क्या जो यूक्रेन और नाटो हावी हो जाएंगे, वो मुझे थोड़ा सा नहीं लगता। उसकी वजह है क्योंकि ये नहीं है कि रूस ने पाया नहीं है, रूस ने डोनस्टक का इलाका जो डोनबस में है, लुहानस्क, डोनस्क, जापोरिजिया और खारासोन का इलाका अभी भी है, वो उसको बोलते हैं ईस्टर्न क्रेसेंट। उसकी जो चौड़ाई है करीब 200 से 250 किलोमीटर है और लंबाई जो है नॉर्थ से साउथ है 1800 किलोमीटर। तो ये एक बफर जोन की बात हो रही थी। अगर ये लड़ाई बंद भी हो जाती है तो इसके बीच के अंदर ये बफर जोन होगा रूस के बीच में और यूक्रेन के बीच में, ये कुछ एक सोल्यूशन पहुंच सकता है। मगर ये कहना कि मजबूरी है रूस की लड़ना, मुझे तो ये लगता नहीं कि नहीं तो फिर ये लड़ाई कभी बंद नहीं होगी। मानचू, ये बात आपने बिल्कुल सही कही और यही यहां पर लग रहा है कि लड़ाई यहां पर बंद होती हुई नजर बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, और यूक्रेन जंग में केमिकल अटैक का दावा किया गया, रसायन केमिकल अटैक का दावा किया गया। यूक्रेन ने ड्रोन से केमिकल बम गिराया है, रशियन सोल्जर्स पर केमिकल बम से अटैक किया। खार्किव में रशियन सोल्जर्स, उनके ऊपर यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए केमिकल बम गिराया है, अटैक किया है, यह दावा किया जा रहा है। और बात की जा रही है केमिकल बम की, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि केमिकल बम कितने तरह के होते हैं और कितने घातक यहां पर होते हैं। इस बात को आपको समझना होगा, कितने घातक होते हैं केमिकल बम, इस बात को आप समझिए। नर्व एजेंट, इसके बारे में बात की जा रही है। इसे सबसे जानलेवा रासायनिक हथियार माना जाता है। ये लिक्विड या गैस हो सकते हैं और इन्हें सांस या स्किन के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है। इससे नर्वस सिस्टम पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। सेकंड जो आप यहां पर देख रहे हैं, यह है ब्लिस्टर एजेंट। ब्लिस्टर एजेंट को लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है और इसके हमले में स्किन, जो चमड़ी होती है, वो पूरी तरह से जल जाती है, छाले पड़ जाते हैं और अगर सांस के रास्ते ये शरीर में जाए तो जो श्वसन तंत्र होता है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। अब तीसरा क्या है, चेकिंग एजेंट, चोकिंग एजेंट। चोकिंग एजेंट तो आप समझ ही रहे हैं, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और ये दम घोटू होते हैं, यानी आप सांस नहीं ले पाते। चौथा कौन सा है, वो ये है ब्लड एजेंट। और इस तरह के जो केमिकल बम होते हैं वो शरीर में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को कम कर देते हैं, यानी आप जो ऑक्सीजन लेते, सांस लेते हैं, उसके सर्कुलेशन को कम कर दिया, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। पांचवा क्या है, पांचवा है ब्लड एजेंट के बाद रॉयट एजेंट। आंसू गैस का गोला इस श्रेणी में आता है
और इनसे आंखें जलती हैं, सांस लेने की तकलीफ होती है। कई देशों में प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस या सुरक्षा बल इसका इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा देर तक इसके संपर्क में रहना जानलेवा साबित हो सकता है। भारत में भी आपने कई जगह देखा होगा, आंसू गैस के गोले दागे गए तो ऐसा ही होता है, आंखों में से आंसू हो जाते हैं, फिर आपको बहुत दिक्कत होती है। हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट ए के शिवाजी लगातार जुड़े हुए। केमिकल बम की बात भी यहां पर की जा रही है। पहले रशिया पर भी आरोप लगे और अब यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने भी इस्तेमाल किया है। खुलेआम अब हो रहे हैं केमिकल बम का प्रयोग, माना जा सकता है? हिमांशु, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि ये क्लेम और काउंटर क्लेम दोनों तरफ से आते हैं कि केमिकल हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें हो सकता है क्योंकि ये एक चीप ऑप्शन होती है, क्योंकि जब न्यूक्लियर हथियार नहीं हो तो आप केमिकल या बायोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल करो और डिनाइल फैक्टर है, डिनाइबिलिटी, आप उसको मना करते रहो। मगर ये जितने भी केमिकल वेपन हैं ये डबल एज हैं, क्योंकि ये हवा के जरिए से चलते हैं। अगर आपके ट्रुप्स बड़े नजदीक हैं तो आपको भी इफेक्ट करेगा। और जैसे खार्किव की बात हो रही है, खार्किव एक फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है यूक्रेन की, और खार्किव जो पहले रूस ने जीत लिया था, अब उसका जो कंट्रोल यूक्रेन के पास ही है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी गलती यूक्रेन अभी करेगा कि कोई केमिकल हथियार का इस्तेमाल करेगा। केमिकल हथियार तभी करेगा जब बिल्कुल ही वो एक प्रकार कॉर्नर हो जाएगा। अभी तक उसको वेपन मिल रहे हैं नेटो से, तो वो केमिकल हथियार के चांसेस कम है, और केमिकल हथियार डबल एजेंट है। और सेकंड थिंग, केमिकल हथियार अगर ट्रुप्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं तो वो दोनों तरफ ही इंपैक्ट कर सकता है। हाँ। मगर यूनाइटेड नेशन की जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके तहत चाहे न्यूक्लियर हथियार, केमिकल हथियार और बायोलॉजिकल हथियार, तीनों का ही यूज करना मना है, स्पेशली केमिकल और बायोलॉजिकल, और इसलिए वॉर क्राइम में भी शामिल किया जाता है। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। और वो बड़ी खबर यह है कि रूस पर मेड इन यूक्रेन मिसाइल से अटैक हुआ। हिमार्स से लंबी रेंज की मिसाइल बनाई। यूक्रेन की अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, 110 किलोमीटर तक इस मिसाइल की रेंज है, और इससे हमला हुआ रूस पर। 110 किलोमीटर तक मिसाइल की रेंज है इसकी, यूक्रेन की अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। और अटैक कहां किया गया? रूस पर मेड इन यूक्रेन मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। मेजर जनरल ए के शिवाज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिवाज सर, अब देखिए, एक तरफ युद्ध यहां पर चल रहा है, अब यूक्रेन अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बना रहा है, मतलब ये क्या अपने आप में खुद को मजबूत कर रहा है? हाँ, देखो, ये तो सच्चाई है। हाईमार्स जो है, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम है, ये एक अमेरिकन हथियार है, इसको दिया गया है यूक्रेन को। हो सकता है कुछ है कि ये असेंबल हो रहे हों यूक्रेन के अंदर, मगर ये सच्चाई है कि हाईमार्स हुए या M777 अल्ट्रालाइट हाउजर हुई या बस्तरबंद गाड़ियां या लाइट टैंक या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, इन्होंने काफी नुकसान किया रूस पे। और ये अब आपको पता ही है हिमांशु, अभी टैंक भी मिलने वाले हैं इनको, जिस प्रकार से चैलेंजर 2 ब्रिटेन के मेन बैटल टैंक, लेपर्ड 2 जर्मनी के, इब्राहिम M जो है वो अमेरिका के। और उसके बाद ये भी सुनने में आया जो जेट की ट्रेनिंग के लिए कुछ पायलट अमेरिका में गए हैं F-16 के। तो ये सारे हथियार धीरे धीरे यूक्रेन को मिल रहे हैं। यूक्रेन, मुझे लगता है जैसे जैसे हथियार मिलते जाएंगे वो लड़ता रहेगा। और ये जो हाईमार्स की बात हो रही है, मुझे लगता है ये असेंबल किए होंगे यूक्रेन में। मतलब आपदा में अफसर कि ठीक है, ऐसे वक्त पर वो बोलते हैं ना कि जो आविष्कार है वो यहाँ पर जननी होती है ऐसे वक्त पर, तो वही यहां पर होता हुआ नजर भी आ रहा है। अच्छा, एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। वॉर जोन में सी किंग हेलीकॉप्टर का भी एक्शन देखने को मिला। यूक्रेन ने रशियन पोजीशंस पर बम बरसाए हैं। यूक्रेन को ब्रिटेन से सी किंग मिला है और देखिए उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और मेजर जनरल ए के शिवाज और हम लगातार इस पर बात भी कर रहे थे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो। शिवाज सर, बात यही की जा रही थी कि विदेशों से जो मिल रहा है, पश्चिमी देशों से, नेटो से, उसका इस्तेमाल यूक्रेन भर के कर रहा है, और ये देखिए वही हो रहा है। सी किंग हेलीकॉप्टर का एक्शन जो कि ब्रिटेन से मिला है उसे। देखो, सच्चाई ये है हिमांशु, हथियार तो आपको मिल सकते हैं, मगर क्या आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आपके ट्रेंड हैं? यही एक यूक्रेन की खुसूसियत है कि किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो हथियार मिलेंगे इसका इतना बेखूबी इस्तेमाल करेगा यूक्रेन। और यूक्रेन हर वेपन सिस्टम को, चाहे पहले उसने जो डिफेंसिव हथियार थे उसके पास एक प्रकार के स्टिंगर मिसाइल और जेवलिन मिसाइल और स्विच ब्लेड ड्रोन, और उसके बाद हाईमार्स, और उसके बाद M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, उसके बाद सी किंग जो
अभी हेलीकॉप्टर है, उसके पायलट भी ट्रेन हो गए हैं यूक्रेन में। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई है कि यूक्रेन का मनोबल भी बहुत ज्यादा है और उसने बड़ी जल्दी उन हथियारों को चलाना सीख लिया, क्योंकि यूक्रेन जो था रशियन ओरिजिन के हथियार रखता था, मगर अब ये सारे यूरोपियन ओरिजिन के हैं, चाहे हाइमार्स, M777 किंग या आपके जो टैंक्स मिल रहे हैं लेपर्ड 2, चैलेंजर 2 और इब्राहिम एम या आपको F-16। मगर ये खसूसियत है यूक्रेन की, वो बहुत जल्दी ट्रेंड हो पा रहे हैं और इसका इस्तेमाल करें रूस के अगेंस्ट। किसी ने नहीं सोचा था ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच सकती है, क्योंकि यूक्रेन जो है बहुत कमजोर है रूस के मुकाबले में। मगर जैसे जैसे यूक्रेन को हथियार मिलते रहे वो लड़ते रहे और अच्छा लड़े। मतलब कि आप कह सकते हो ये जेलेंस्की जो है तो अब देखिए, अपनी जमीन बचानी थी, अपने देश को बचाना था, तो जो हथियार मिला उसी से डटकर सामना कर रहे हैं दुश्मनों का, रूसियों का। ये यूक्रेन ने यहां पर दिखा दिया कि कम संसाधन में बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सिवात सर, आप बहुत शुक्रिया सिवात सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी बारीकी से इन सारी चीजों को दर्शकों तक पहुंचा।